Okay, we'll start now. Previous class we have started this chapter, mechanical properties of solids. All right. We also call it elasticity. So we have seen how do we define the elasticity, plasticity, stresses and strain. And stress क्या होता है? Restoring force per unit area in the body. और strain क्या होता है? How do we define the strain? Due to stress, there is the change in dimension. Change in dimensions per unit initial dimensions is called strain, and depending upon the force there are three types. We have seen it है ना. कौन कौन से देखे थे हमने? लॉन्गिट्यूडनल, बल्क एंड शेयर. शेयर कब होता है? जब टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं ना. ऑलराइट. हुक्स लॉ देखा था. हुक्स लॉ में क्या होता है? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना. जितनी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ता है. स्ट्रेस क्या फोर्स से रिलेटेड होता है? स्ट्रेन चेंज इन द डायमेंशन. फोर्स बढ़ा रहे हैं तो डायमेंशंस भी चेंज हो रही, ज्यादा चेंज हो रही. ऑलराइट. नाउ विल सी फर्दर. कैन यू हियर मी? कैन यू सी द स्क्रीन? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो आगे पढ़ते हैं. हुक्स लॉ के बाद विल सी. सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ड्रॉ इट एंड राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना. तो इसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करेंगे इसमें. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं ना. सपोज हमने यहाँ पर स्ट्रेस लिया और यहाँ पर स्ट्रेन लिया ना, वाई एक्सिस पर. तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है स्ट्रेन भी बढ़ रहा है. लीनियर रिलेशन है अप टू ईयर ए तक. फिर क्या हुआ? कर्व हो गया ना. यहाँ ए तक हुक्स लॉ रहेगा. हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट ए. हुक्स लॉ इज वैलिड. फिर वो बेंड हो रहा है कर्व. यहाँ पे कर्व मतलब स्ट्रेस कम बढ़ रही है, स्ट्रेन ज्यादा जा रही है इधर. फिर और ऐसे ही हो रहा है, ऊपर कम जा रहा है, इधर ज्यादा जा रहा है. मतलब इधर क्या स्ट्रेन है. तो बी पॉइंट ए पॉइंट तक व्हाट वी कॉल इट हुक्स लॉ इज वैलिड. बी पॉइंट क्या होता है? यील्ड पॉइंट होता है. मतलब क्या होता है? अप टू पॉइंट बी. अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये वायर है, इस पे तुमने इसमें फोर्स लगाया वायर में, तो फोर्स हटा लो. मतलब वेट हैंग कर रहे हैं, वेट हैंग करते जनरली. तो फोर्स हटा लो बी तक, तो वायर अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगी जो उसकी ओरिजिनल थी. तो बी द यील्ड पॉइंट. और बी को क्रॉस कर गया और वेट लगाया उसके ऊपर, है ना, वायर के ऊपर और वेट टांग दिया. तो बी को क्रॉस कर दिया मतलब तुमने वेट ज्यादा फोर्स लगाया उसके ऊपर और सी तक ले गए और उसको छोड़ दो. वायर को सपोज तुमने इतना एलांगेट कर दिया, तो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन सपोज इतनी थी, तो वहां तक नहीं, थोड़ा सा उसमें इलांगेशन रह जाएगा. जब तुम वेट हटा लोगे, फोर्स हटा लोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट. यहाँ तक देखो, सी तक एलांगेट किया, उसको फोर्स जीरो कर दिया, स्ट्रेस हटा ली, बट ये जीरो नहीं हुआ यहाँ तक. ये परमानेंट सेट बोलते हैं उसको. मतलब परमानेंट इलांगेशन. फोर्स हटाने के बाद भी वो इलांगेशन जीरो नहीं हो रहा. ठीक है. और फोर्स लगाओ. डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है मैक्सिमम, यहाँ करेस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्सिमम स्ट्रेस होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं उसको. उसके बाद जो है वायर ब्रेक हो जाता है. ई द फ्रैक्चर पॉइंट. तो तुमने ए बी सी डी ई पॉइंट लिखने पड़ते हैं. ठीक है. तो लेट्स सी. इन दिस सिलेंडर और वायर इज स्ट्रेस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर रिकॉर्डेड. अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज, है ना. जैसे तुमने सपोज ये यहाँ पे ये ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. देखो हाँ, यहाँ पे वेट बढ़ाते जाते हैं इसके ऊपर. पहले एक वेट रखा, फिर दो, फिर तीन. वायर धीरे धीरे लॉन्गेट होती है ना.
That's how experiment is done. ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यही पॉइंट हमें एक्सप्लेन करने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखना पड़ता है, ये जो अभी हमने डिस्कस किए, O से लेकर और 0 से लेकर A तक हुक्स लॉ वैलिड लीनियर रिलेशन है, हुक्स लॉ ओबेड। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, B, A to B, लीनियर रिलेशन नहीं रहा, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, but still body returns to its original dimension. B is known as yield point, मतलब यहाँ पर yield सरेंडर कर देगा, yield हो जाएगी, और इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं उसको, है ना। और इसका yield strength corresponding to this limit, जो स्ट्रेस होती है yield strength बोलते हैं। यहाँ तक देखो, सिग्मा y से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट मेन पॉइंट लिखना है ना। यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ मतलब यील्डिंग क्या मतलब होता है, हार मान लेना, उसके बाद है ना झुक जाना। तो बी तक तो ठीक ठाक चलता है, उसके बाद जो है इट डजंट कम बैक टू इट्स इनिशियल डायमेंशन, है ना। सी क्या है देखो, नाउ लोड इज फर्दर इंक्रीज, द स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सीड द यील्ड पॉइंट, है ना। उसमें मैंने बताया ये सब जो पॉइंट छोड़ सकते डायरेक्ट लिख सकते। उसके बाद जो है इट डजंट कम बैक टू द इनिशियल डायमेंशन, परमानेंट सेट वो द परमानेंट डिफॉर्मेशन also called permanent set or permanent set इसको बोलते हैं, और this deformation is called plastic deformation, है ना। ऑलराइट, परमानेंट सेट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये इतना रह गया उसमें। तुमने फोर्स हटा लिया, स्ट्रेस जीरो कर ली, ये भी जीरो आना चाहिए, लेकिन बी तक जीरो हो जाता है। परमानेंट सेट, उसमें थोड़ा सा एलोंगेशन हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं उसको। परमानेंट सेट और डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये यील्ड पॉइंट होता है, डी इज द पॉइंट, डी ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड, सॉरी यील्ड पॉइंट पहले था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी सस्टेन कर सकता है वो। जनरली वहां तक करते नहीं है, क्योंकि उसके बाद टूटने के चांसेस रहते हैं, है ना। जैसे अपनी लिफ्ट की केबल होती है, सपोज दिस कैन सस्टेन टू 2000 kg, बट हम उसको 500 kg तक, मतलब 1/4 तक ही उसको वो करते हैं, नहीं तो रिस्क होगा, टूट सकती है वो। 1/4 1/5 तक की लोडिंग करते हैं ना। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज द maximum stress it can sustain, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना। और उसके बाद ई क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। फ्रैक्चर में ई लास्ट में आ रहा है, यहाँ भी ई है। ई इज द फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे टूट जाता है वो, तुम्हें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक लगे ना, उसके बाद अपने आप ही वो इलांगेट हो रहा है, इधर जा रहा है। फोर्स तो हम बढ़ा ही नहीं रहे, फोर्स इधर से बढ़ाते हैं, स्ट्रेस इधर से बढ़ाते, वहां तक गए तो उसके बाद फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, धीरे धीरे उसके बाद टूट ही जाती है वायर अपने आप इलांगेट होती चली जाती, वहां पर थोड़ा सा उसकी एरिया क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाता है, ब्रेक हो जाती है। ई द फ्रैक्चर पॉइंट, है ना। ऑलराइट, अगर डी एंड ई पॉइंट बहुत पास में है, क्लोज है, देन वी कॉल द मटेरियल इज ब्रिटल। कैसा मटेरियल ब्रिटल है? इफ डी एंड ई आर क्लोज, फॉर एग्जांपल ग्लास में जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे, इमीडिएट अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंचे, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। बट इसमें जो है गोल्ड में ऐसा नहीं होता, उसमें डी फॉर एग्जांपल डी एंड ई आर फार अपार्ट, अल्टीमेट स्ट्रेस जाने के बाद भी काफी दूर हो जाता है, मतलब ये काफी देर के बाद ये पॉइंट ई यहाँ कहीं पे आएगा। तो इफ डिस्टेंस इज मोर, then we
call it ductile material. कैसा मटेरियल? डक्टाइल. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है ना, इसीलिए गोल्ड की ज्वेलरी बन सकती है, ग्लास की नहीं बना सकती. ग्लास में मतलब फाइन, उसमें ग्लास को मोल्ड करके तो बनाते हैं, बट फाइन ज्वेलरी जो है गोल्ड से जैसे बनाते हैं ना, 1 ग्राम के मटेरियल से भी बहुत कुछ बना लेते हैं वो. ऑलराइट. तो कैसा मटेरियल? गोल्ड इज डक्टाइल, ग्लास इज ब्रिटल, आयरन भी एक कास्ट आयरन होता है, वो भी ब्रिटल होता है. कॉपर कैन आल्सो बी डक्टाइल, सिल्वर इज आल्सो डक्टाइल, है ना. उसमें ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर पहुंचने के बाद भी थोड़ी देर के बाद इमीडिएट ब्रेक नहीं होता. ग्लास इमीडिएट ब्रेक हो जाता है, जर्क लगाओ ब्रेक हो जाता है ना. ठीक है. तो ये तुम्हें ड्रॉ करना पड़ता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने पड़ते हैं, ए बी सी डी क्या है. पॉइंट लिखने में काफी कुछ कवर हो जाता है. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. क्लियर. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज इंपॉर्टेंट, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. परमानेंट सेट क्या है? अगर हमने फोर्स हटा भी लिया, स्ट्रेस हटा भी ली, तभी भी उसकी लेंथ बढ़ जाती. कब मिलती है हमें? जब हम उसकी यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर दें. हर मटेरियल का अलग अलग होगा. ऑलराइट. तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट कर्व. नाउ इलास्टोमर्स सुना तुम लोगों ने? व्हाट इज द इलास्टोमर्स? इलास्टोमर्स ऐसे मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल रबड़ है, they can be pulled to the several times of initial length, still they return to its original dimension, है ना. बट उनका स्ट्रेस कर्व ऐसे जाता है. फिगर shows stress strain curve for the elastic tissue aorta which is present in the heart. टिश्यू जो है हार्ट में रहता है, रबड़ जैसा ही मतलब उसका बिहेवियर होता है. although elastic region is very large but they don't follow the Hooke's law. Hooke's law में कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए इनिशियली, बट ये तो कर्व है, शुरू से ही कर्व है ना. इस तरह के मटेरियल को इलास्टोमर्स बोलते हैं. मतलब दे कैन बी पुल्ड अप टू द लार्ज लेंथ एंड स्टिल दे कम बैक टू ओरिजिनल डायमेंशन. आयरन वगैरह गोल्ड वगैरह में ऐसा नहीं होता है, डबल ट्रिपल लेंथ नहीं हो पाती है ना. हो गई तो वापस नहीं आते, लेकिन ये वापस आते हैं, है ना. तो ये हार्ट के टिश्यूज हैं, एओर्टा प्रोनाउंस करते हैं. ये भी रबड़ जैसा ही बिहेव करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स. दे डोंट फॉलो द ओम्स लॉ. सॉरी, ओम्स लॉ नहीं, हुक्स लॉ, जिसमें लीनियर रिलेशन होना चाहिए. ऐसे अप टू सर्टेन डिस्टेंस तो होना चाहिए, बाद में कर्व होता है वो. क्लियर. तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें 1 मार्क्स. एनी डिफिकल्टी सो फार? इलास्टोमर्स इलास्टिक तो होते हैं, इलास्टिक तो है ये, नो डाउट. हाईली इलास्टिक बोल सकते हैं ना. काफी नहीं, हाईली इलास्टिक नहीं बोल सकते आप. कोर्स हाईली इलास्टिक की डेफिनेशन अलग होती है. हाईली इलास्टिक मतलब वो होते हैं उसको हम एक पर्टिकुलर मॉडुलस से मेजर करते हैं, बट इलास्टिक है, दे आर इलास्टिक. रबड़ एंड स्टील वायर में से कौन इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक है? दैट इज क्वेश्चन मार्क. वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. मोर इलास्टिसिटी की जो क्राइटेरिया क्या है, that we will discuss later, but both are elastics. And iron wire is elastic, rubber is elastic, and even glass can be elastic, but उसमें they don't extend much. हमें दिखेगा नहीं extend हो रहे. They come back to their origin. When we remove the force, they will come back to their dimension fast. कम elongate होंगे, जल्दी अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएंगे. तो now we are going to discuss different type of the elastic modulus.
इलास्टिक मॉडुलस। ओके, इलास्टिक मॉडुलस हमने कहीं डिस्कस किया है क्या? ओके, चलो वापस चलते हैं हम लोग हुक्स लॉ पर। ये के है, देखो के इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉडुलस, और के जो है तीन टाइप, बिकॉज थ्री टाइप की स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन है, तो के भी थ्री टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक मॉडुलस भी थ्री टाइप्स। ऑलराइट, तो पहला इलास्टिक मॉडुलस कौन सा है? यंग्स मॉडुलस है ना। यंग्स मॉडुलस इज द फर्स्ट इलास्टिक मॉडुलस। थॉमस यंग, उसका नाम यंग है, ही विल रिमेन यंग इवन इन ओल्ड एज आल्सो, ही विल बी कॉल्ड यंग, मिस्टर यंग, है ना। तो he gave the first elastic modulus, that is the ratio of longitudinal stress, tensile and compressive को क्या बोलते हैं? We call it longitudinal stress also. सिंबल जो है ना, ये जनरली यूज नहीं करते, यू कैन यूज इट, सिग्मा सिंबल है, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज। टेंसाइल और longitudinal stress, tensile and compressive both are called longitudinal stress. To the longitudinal strain, दोनों longitudinal होंगे, मतलब थिन सिलेंडर्स वायर्स में ये longitudinal stress and longitudinal strain डेवलप होती है। इट इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress। यहाँ पे मैं लिखूं क्या, चलेगा? ओके, पूरा लिख देते हैं इसको, longitudinal stress to the all right. Longitudinal stress is what? Force upon area. Longitudinal strain is delta change in length upon initial length, है ना। तो it becomes F by A, ये L ऊपर चला जाएगा, L is the initial length, delta L is the change in, यहाँ पे लिख दें F is the applied force, A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, F restoring force और applied force, इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। एफ यू नो छोड़ देते हैं। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, है ना। डेल्टा एल, ये भी हमने टर्म यूज तो किया ऑलरेडी, है ना। डू यू नीड इट? ऑलरेडी हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन को डिफाइन किया, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, है ना। ऑलरेडी वी डिड द न्यूमेरिकल आल्सो, चेंज इन लेंथ, एल इज द इनिशियल लेंथ। ऑलराइट, ठीक है। So this becomes relation like this. You have to remember this relation, use important. F upon A, FL upon A into delta L, है ना। फोर्स इंटू इनिशियल लेंथ ऊपर आ गया, और नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू चेंज ऑफ लेंथ। ऑलराइट, कैन यू रिमेंबर दिस रिलेशन? For metal, Young's modulus is large. They require large force to produce a small change in length. Young's modulus large कब होगा? ज्यादा फोर्स चाहिए उसका चेंज ऑफ लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए, एंड स्मॉल चेंज ऑफ लेंथ बड़ा फोर्स चाहिए ना। तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी है, तो ये यंग्स मॉडुलस विल बी फर्दर मोर फॉर सेम लेंथ एंड सेम एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर्स। तो मेटल का वाई लार्ज है ना। और अगर हमें चेंज, कई बार चेंज ऑफ लेंथ निकालना पड़ता है, तो डेल्टा एल को इधर ले आओ, यंग्स मॉडुलस को इधर ले आओ। तो चेंज ऑफ लेंथ के लिए यंग्स मॉडुलस जिसका मोर है उसका चेंज ऑफ लेंथ कम आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर सेम अप्लाइड फोर्स। कोई वायर लिए हमने इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया क्रॉस सेक्शन के, सेम फोर्स, तो जिनका यंग्स मॉडुलस कम है
उनका चेंज ऑफ लेंथ विल बी मोर एंड वाइस वर्सा, है ना। और अगर हम इसी रिलेशन को f के लिए सिंप्लीफाई किया, f को एक तरफ ले आए और ये इधर आ जाएंगे, ये टर्म्स l नीचे आ जाएगा, तो ये टर्म को हमने k लिख दिया। ये सब कांस्टेंट हो, यंग्स मॉडुलस वायर का कांस्टेंट होता है, कॉपर का कुछ और होगा, आयरन का कुछ और होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, इसको k लिख दिया। f is equal to k into delta L. It is similar to the f is equal to kx in the spring. Spring में पढ़ा था हमने f is equal to kx. K y a by L is called elastic constant, is called force constant, is called force constant. और का समटाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं उसको, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये कहीं यू कैन जस्ट समवेयर यू मे नीड इट, तो ये पॉइंट्स हमें क्लियर। यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन समझ में आ गई। इफ somebody asks you what is Young's modulus, how do we define? It is the ratio of stress to the strain, है ना। इसका यूनिट क्या होगा? जो स्ट्रेस का होगा, इसका तो होता ही नहीं, स्ट्रेस का पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, प्रेशर का जो होता है। तो यंग्स मॉडुलस का सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। ऑलराइट, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और ये तुम्हें याद है। एक्चुअल में जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, जिसका यंग्स मॉडुलस मोर होता है ना, दे आर मोर इलास्टिक। यहाँ पे लिख दूं, मटेरियल हैविंग मोर यंग्स मॉडुलस विल हैव इज दे आर मोर इलास्टिक। रेड से लिखता हूँ, मटेरियल having more value of y, Young's modulus, will be more elastic, will be called more elastic. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जो मटेरियल जल्दी अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है, दैट इज मोर इलास्टिक। मटेरियल कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन क्विकली, coming back to original dimension quickly will be more elastic, when the force is removed, when the same force is applied and removed, है ना। ठीक है, चलो ये छोड़ दो, यंग्स मॉडुलस से कर लेना। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा आता है उसको हम मोर इलास्टिक बोलेंगे, ना कि जो हमें दिखता है ना। यंग्स मॉडुलस इज द क्राइटेरिया। और यहाँ पे एक टेबल दी है, यू डोंट हैव टू लर्न इट, तुम्हें आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत कि कॉपर का यंग्स मॉडुलस मोर है कि स्टील का मोर है। देखो यहाँ पे 10⁻9 है, कैन वी सी, देखो 10⁻9 है, और नीचे जो है उनकी जो फर्स्ट डिजिट्स हैं, फर्स्ट 2 या 3 डिजिट। एल्युमिनियम का इधर डेंसिटी है, डेंसिटी अभी नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए 70 है, कॉपर का हायर है उससे, आयरन का फर्दर हायर है 19। हमने यहाँ पे इंटू 9 कर दिया था, एक्चुअली मैंने उधर न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट किया है, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स में दिया नहीं है, देयरफॉर आई डिड कॉपी एंड पेस्ट देयर। ऊपर की वैल्यू मैंने यहाँ कॉपी कर ली, ठीक है। तो ये 70 है, ये 110 है, ये तो सब में कॉमन इंटरप्रेट है। स्टील जो है, आयरन 190 है, स्टील इज 200, इसका प्लस मैक्सिमम है ना, इस एटलीस्ट स्टेबल की बात हो रही। ग्लास का 65 है, कंक्रीट 30, वुड का काफी कम है 13, बोन अपनी बोन्स का काफी कम है 9.4 ही है,
एज कंपेयर टू दिस स्टील एंड आयरन एंड ऑल, काफी कम है। पॉलिस्टीरीन इज 3 है। इनकी ये भी दी हुई है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है? 110 है। कॉपर की 400, दिस इज 330, 400। और यील्ड स्ट्रेंथ इनकी का, इसकी कॉपर की मोर है, इसकी आयरन की कम है, स्टील की ज्यादा है। तो ये सब वैल्यूज दी है न्यूमेरिकल्स में, दे इट विल बी गिवन, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट दिस टेबल, जस्ट रफ आइडिया। 10 to the power 9 के ऑर्डर किए ये यंग्स मॉडल्स, है ना। और ये यील्ड स्ट्रेंथ 10 power 6 के ऑर्डर किए। 9 मतलब बिलियन होता है ना, और ये मिलियन होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ 10 to the power 6 के ऑर्डर। ऑलराइट, तो मेरा क्वेश्चन अभी इस पे बेस ये है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ? कैन यू टेल मी स्लोप कितना होता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का? चलो अभी शॉर्ट क्वेश्चंस लेते हैं। व्हाट इज द स्लोप? बोलो। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, चलो ऐसा, प्रोवाइडेड स्ट्रेस जो है वाई एक्सिस पे ली जाए ना, जनरली वही करते हैं। स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप इज tan थीटा। तो tan थीटा ये तुम्हारी स्ट्रेस हो गई वाई एक्सिस पर, ये स्ट्रेन हो गई। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है बोलो? यंग्स मॉडुलस। इसको स्लोप बोलते हैं। tan theta is the slope. Tan theta is called slope, Young's modulus. तो स्लोप क्या देता है? यंग्स मॉडुलस देता है। अगर हमने स्लोप निकाल लिया, थीटा भी दिया है, tan थीटा निकाल लिया, तो स्लोप मिल जाएगा हमें। गॉट इट? अगर स्ट्रेस इधर आ जाए और स्ट्रेन इधर चला जाए, तब हमें स्लोप 1/y देगा। फिर ऊपर स्ट्रेन आ जाएगा, नीचे स्ट्रेस आ जाएगा, दैट विल बी 1/y, है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में वो साइड चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो स्लोप क्या देता है? यंग्स मॉडुलस। इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ। रेफर डायग्राम एंड फाइंड रेशियो y1 by y2। y1 यंग्स मॉडुलस किसका है? y1 का है। y2 यंग्स मॉडुलस y2 का है। बोलो क्या आंसर आ रहा है? y1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 और y2 इज इक्वल टू tan थीटा 2। डिवाइड कर दो। tan थीटा 1 कितना? 30 डिग्री कितना होगा? पहला एंगल 30 है, दूसरा 60। 1/√3 √3, so that is 1/3। तो y2 is 3 times of y1। रेशियो 1/3 हो गया, ये आंसर हो गया। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y2 is 3 times of y1। तो ये जो y2 है इसकी यंग मॉडुलस y1 से 3 टाइम्स है। एंगल जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा यंग्स मॉडुलस है। यहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ है ना। क्लियर? आर यू गेटिंग इट? तो मोर एंगल मोर यंग्स मॉडुलस। एंगल डबल है यहाँ पर वायर का, लेकिन यंग्स मॉडुलस ट्रिपल आ रही है एज पर द कैलकुलेशन।
आ गया समझ में? Yes, sir. ओके, हाँ सर। अभी हम एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये 7th क्वेश्चन है, 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स है, मतलब कोई हॉलो पाइप्स हैं माइल्ड स्टील के। अच्छा, माइल्ड स्टील दिया क्या? अपने पास टेबल में स्टील का ही वो दिया, ठीक है। माइल्ड स्टील सपोर्ट्स ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg, इनर एंड आउटर रेडियस दी हुई है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए। एज्यूमिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, कैलकुलेट द कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन ऑफ द ईच कॉलम। तो ईच कॉलम पे लोड कितना आएगा? जो एफ होगा mg/4 आएगा, बिकॉज 4 कॉलम के ऊपर 50,000, तो 1/4 हो जाएगा उसका लोड। यंग्स मॉडुलस हमने टेबल में से निकाला, इसमें टेबल में से ही नोट करने पड़ेंगे, किसी में दिया नहीं है इसमें स्टील का। कैसे निकालें बोलो, क्या निकालना है? कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन निकालनी है, मतलब स्ट्रेन निकालनी है। कौन सा फार्मूला बोलो, फार्मूला कौन सा लगेगा? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, क्या होता है बोलो? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन, देखा 1/4 ऑफ टोटल लेना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेंगे बोलो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाए r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। बाहर का रेडियस 60 है, 0.6, इनर रेडियस इज 30.3। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़े लेंदी हो सकते हैं, बट मेथड तुम्हें आना चाहिए हमेशा। समझ में आ गए सारे पॉइंट? स्ट्रेन निकालनी है तो हमने यंग्स मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस को नीचे भेज दिया, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू टेबल से पुट करनी पड़ेगी। स्ट्रेस इज फोर्स, एक कॉलम की बात हो रही है ना, एक कॉलम पे फोर्स 1/4 ऑफ टोटल वेट आ जाएगा। एरिया हॉलो है वो, तो आउटर रेडियस को इनर रेडियस से माइनस करना, मतलब आउटर क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस जो होल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन आ जाएगा कॉलम का। हॉलो है ना, ठीक है। तो फार्मूले करेक्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट करेक्ट लगाना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन अभी क्रॉस चेक करके निकाल सकते हो तुम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ 9th चैप्टर। ऑलराइट, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, ये सॉल्व एग्जांपल भी कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, रेडियस इतना एंड लेंथ, रेडियस एंड लेंथ दोनों दिए, यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। अब फोर्स ऑफ दिस मच स्ट्रेचेस इट अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो तुम्हें ये सब दिए, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से एल आ जाएगा, और का स्टील स्ट्रक्चर है। फिर से स्टील का यंग्स मॉडुलस, सॉल्व एग्जांपल है तो दिया है। तो कितनी, अच्छा फार्मूले में क्या क्या चाहिए हमें? एफ ए नीचे है ना, क्या फार्मूला है बोलो? F/A और इधर डेल्टा L/L है। तो यंग्स मॉडुलस दिया है स्टील का, दिया एफ दिया है इतना, ए दिया, ए के लिए रेडियस दिया है πr² हो जाएगा, लेंथ दी है, तो चेंज ऑफ लेंथ चाहिए, इलॉन्गेशन। चेंज ऑफ लेंथ को इलॉन्गेशन भी बोलते हैं ना, चेंज ऑफ लेंथ आ जाएगा फार्मूले से। और यंग्स मॉडुलस यहाँ पे दिया हुआ नीचे है। और क्या निकालना है? स्ट्रेस भी निकालनी है, स्ट्रेस पहले निकाल लो। फोर्स अपॉन एरिया से फोर्स भी दिया, एरिया भी दिया। और तीसरा क्या निकालना है? स्ट्रेन निकालनी है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेस निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, या तो इलांगेशन निकाल ही लिया तो स्ट्रेन उससे निकाल लो, डेल्टा L/L से। एल दिया, इनिशियल लेंथ 1 मीटर है, जो जो इलांगेशन आएगा उतनी स्ट्रेन आ जाएगी, बिकॉज डिवाइड बाय 1। क्लियर, सारी वैल्यूज दी है, डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट है वो, सॉल्व एग्जांपल है, यू कैन सी इट, गॉट इट।
है ना, ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने बस टेक्स्ट बुक में इनिशियल लेंथ को कैपिटल एल लिया, हम लोगों ने स्मॉल एल लिया। ऑलराइट, एरिया पाई आर स्क्वायर द एरिया। So this is direct question, but you have to practice. What about this? ये सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। कॉपर वायर ऑफ लेंथ इज गिवन एंड स्टील वायर की भी लेंथ दी है, डायमीटर दोनों का सेम है, कनेक्टेड एंड टू एंड। जैसे ये कॉपर वायर है, ये स्टील वायर है, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, जैसे फिर फोर्स लगाएंगे हम, है ना, या हैंग वर्टिकल हैंग कर दो। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय द लोड द नेट इलोंगेशन इज, दोनों का मिला के डेल्टा N1 प्लस डेल्टा L2 दिया हुआ है, इज 0.7 mm, 10⁻³ हो जाएगा। ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, F निकालना है। तो ये जब इन सीरीज होते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, दोनों में फोर्स सेम होता है। दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए F ही लेना पड़ेगा, सेम फोर्स। एंड टू एंड ऐसे कितने तो सेम फोर्स लगता है। यहाँ से वर्टिकल हैंग किया, सपोज एक वायर ये, एक यहाँ पे तुमने सपोज 10 kg लगा दिया, ये वायर 1 है, वायर 2 है, दोनों के ऊपर लोड सेम रहेगा 10 mg का, तो एंड टू एंड में फोर्स रिमेन सेम। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसको सीरीज भी बोल सकते हैं, एंड टू एंड को सीरीज में फोर्स रिमेन सेम। बट हमें फोर्स निकालने के लिए हमें फार्मूले में y इज इक्वल टू F/A डेल्टा L/L। ये टोटल अलग अलग नहीं दिया हुआ,